Good morning, class. So we are now practicing the practice questions of your paper supply chain management, where I've already provided you with few of the practices question in the previous video. You can just watch. And आपके supply chain analytics के भी सारे units से सारे practice question आपके playlist में है, ठीक है? तो आप वहां से check out कर सकते हो. Now let's just discuss one more practice question. Let's see. So this is the question. The question is asking you to analyze the importance of strategic sourcing in the management. Strategic sourcing का supply chain management में क्या importance है, क्या use है? And you have to examine the structure for determining whether to make or buy. आपको make करना है या buy करना है, in-house या out-house. Evaluating and ranking the suppliers and establishing supply chain contracts. Supply chain contracts भी आपको establish करने हैं. You need to analyze the impact of strategic sourcing or enhancing supply chain performance. आपको ये भी एनालाइज करना है कि स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का या फिर सप्लाई चेन परफॉर्मेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ओके, क्या इम्पैक्ट होता है, ओके. तो कि स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग अगर आप करते हो तो फिर सप्लाई चेन परफॉर्मेंस क्या इंक्रीज होगा या डिग्रेड होगा, ओके. सो यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन दैट फर्स्टली आपको तो बताना है स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का क्या सप्लाई चेन पर क्या इंपॉर्टेंस है, ओके. फिर आपको बताना है कि मेक या बाय डिसीजंस के बीच में आप कैसे डिटरमाइन करोगे, फिर आप सप्लायर्स को इवेलुएट कैसे करते हो, सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हो, फिर आपको लास्टली बताना है कि स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग अगर करते हो तो उसका इम्पैक्ट सप्लाई चेन परफॉर्मेंस पर कैसे आता है ना. So let's first start with the very first part that was asked, the importance of strategic sourcing in supply chain. तो स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का क्या होता है ना कि स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग जब आप करते हो तो आप क्या करते हो कि अपने सोर्सिंग मतलब सप्लायर्स को इवेल्युएशन कर रहे हो, है ना. तो आप अपने सप्लायर्स को इवेल्युएट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो और फिर सेलेक्ट करते हो सप्लायर को, है ना. फिर उससे नेगोशिएशन का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो या फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और उसके बाद आप अपने उस रिलेशनशिप को मैनेज करते हो फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, राइट. तो यही होता है जब आप सप्लाई सोर्सिंग करते हो तो, है ना. तो this goes beyond the simple procurement to focus on developing a competitive advantage through, और इस तरह से आप चाहते हो कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो जिससे कि कॉस्ट रिडक्शन हो, क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो और इनोवेशन भी आए. दस इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग कैन हेल्प. अगर आप सोर्सिंग जो कर रहे हो अगर वो इफेक्टिव बहुत ही अच्छा, अगर आप सप्लायर चूज कर पाए और इवेलुएट कर पाए उन सप्लायर्स को कि वो अच्छे, आपने नेगोशिएशन जो बनाया, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो सो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, और वो लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया, तो आपको पता है क्या होगा, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, इनोवेशन आएगा और इस तरह से आपका बेटर कंट्रोल होगा कॉस्ट के ऊपर, इंप्रूव क्वालिटी एंड सर्विसेज एंड इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी, है ना. बिकॉज अगर आपका सप्लायर ऐसा है जो आपको आप तुरंत तुरंत चेंज कर रहे हो तो उससे आपका कभी ना रिलेशनशिप बिल्ड आउट होगा, ना ट्रस्ट बिल्ड आउट होगा, ना कभी आपके जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग नजर आएंगे आपके कंपनी में, ओके. तो सोर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग करनी है. स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग आपको मैंने सिखाया हुआ है क्लास में. स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग क्या होता है कि which supplier to choose, when to choose and what is your goal, keeping the goal in mind, है ना. you are trying to build up the relationship. अगर जरूरत पड़े तो पार्टनरशिप करो, जरूरत पड़े तो कोलैबोरेशन करो, बट बिल्ड अप अ स्ट्रांग रिलेशनशिप स्पेशली योर की सप्लायर्स, राइट. तो दिस वाज द डिस्कशन. नेक्स्ट आपका जो डिस्कशन है वो मेक और बाय पे, कि आप कैसे स्ट्रक्चर करोगे कि मेक या बाय में क्या डिसीजन लेना है. तो मेक और बाय का सिंपल ये होता है कि फंडामेंटल ये होता है कि कंपनीज जो है वो डिटरमाइन करती है कि इन हाउस करना है काम या आउट हाउस करना है. तो आपको पता ही है कि इन हाउस उन चीजों पे होता है जो कि आपका जो डिजाइन और आपके पेटेंट वगैरह से रिलेटेड है, जो आपका मेन फॉर्मूला है उससे. और आउट हाउस जो होता है वो क्या होता है कि आप जो है बाहर थर्ड पार्टी को दे देते हो, मे बी बिकॉज ऑफ टू गेट द एक्सपर्ट, लाइक एक्सपर्टीज आपको मिले इसलिए दे देते हो, कई बार आप अपने कोर फंक्शन पे अटेंशन देना चाहते हो इसलिए दे देते हो. तो इन दोनों पे अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप आपका एक तो ये वाला हो गया सीन कि है ना कि आपने वो एक्सपर्टीज के लिए लेना है या फिर आप उसको इन हाउस करोगे, तो ये हो जाता है. फिर दूसरी चीज क्या है कि आप कॉस्ट एनालिसिस, सबसे पहले आप कॉस्ट एनालिसिस करते हो कि अगर आप खुद से उसको बनाओगे तो व्हाट विल बी द कॉस्ट यू विल बी बेयरिंग, है ना. कि अगर आप खुद इंफ्रा बनाओ, खुद ह्यूमन रिसोर्स लाओ तो क्या कॉस्ट होगा,
ठीक है? और उसके बाद अगर आप दूसरों को दो, मतलब आउट हाउस करो, तो क्या कॉस्ट होगा, ठीक है? तो जब आप कॉस्ट देखते हो तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों देखना चाहिए। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली जो रॉ मटेरियल और जो भी आपका सप्लायर वगैरह आ रहा है, ठीक है? इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स होता है, ओवरहेड और लॉजिस्टिक वगैरह जो एसोसिएटेड कॉस्ट है वो भी तो लगता है, तो उसको भी काउंट करना चाहिए। और दर्ज आपको टोटल कॉस्ट काउंट करना चाहिए कितना हो रहा है, ठीक है? मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड एवरीथिंग। और तो आपको मेक और बाय में सबसे पहले एनालिसिस जो करनी चाहिए वो कॉस्ट एनालिसिस करनी चाहिए। दूसरा है कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब अभी मैंने डिस्कस किया जो है कि अगर आपका कोर कॉम्पिटेंसीज है जो उस चीज को तो आप आउटसोर्स नहीं करते हो। जैसे मैंने एप्पल वाला डिस्कस किया, एप्पल कभी भी अपने डिजाइनिंग को आउटसोर्स नहीं करता क्योंकि उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है ना। तो सेंट्रल टू द कंपनी जो भी रहता है वो आउटसोर्स नहीं होता है, इन इन हाउस होता है वो, है ना। वो रिजर्व रहता है क्योंकि उस पर कंट्रोल चाहिए, उस पर कमांड चाहिए, उसमें आपको इनोवेशन करना है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें कोर कॉम्पिटेंसीज आप चेक करोगे। अगर वो प्रोडक्ट कोर कॉम्पिटेंसी फॉलो करे तो आप आउटसोर्स नहीं करोगे, आप खुद उसको बनाओगे, मेक करोगे, बाय नहीं करोगे। उसके बाद रिसोर्स एंड कैपेसिटी। यू ऑल्सो चेक द रिसोर्स एंड कैपेसिटी ऑफ योर लाइक फर्म, है ना, कि क्या वो कैपेसिटी है, क्या वो रिसोर्सेज है आपके पास। अगर है तो बनाना फायदेमंद है, अगर नहीं है, इफ यू हैव टू बिल्ड अप द होल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट, देन यू हैव टू जस्ट टेक द डिसीजन देयर, है ना। तो ये सारे कुछ डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स है, जैसे कॉस्ट एनालिसिस हो गया, कोर कॉम्पिटेंसी, कैपेसिटी, फिर क्वालिटी एंड कंट्रोल, हाउ मच कंट्रोल यू वांट टू गिव टू द थर्ड पार्टी, है ना। और क्वालिटी में कुछ कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा अगर आप थर्ड पार्टी को दोगे। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक्चुअली क्वालिटी हैज टू बी द इज द की एक्चुअली, है ना, तो आप वैसे प्रोडक्ट को आउट हाउस नहीं करते। फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्क आपको देखना है कि अगर उसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है ना, कि आपने पूरा इंफ्रा वगैरह बनाया बट देन द प्रोजेक्ट गेट कैंसल, तो वैसे में आपको ह्यूज लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप आउटसोर्सिंग कर दो। तो क्या होता है कि अगर आपका ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कैंसिल वगैरह होता है तो आप क्या करते हैं, एक गुड कंपनसेशन देके यू सेटल द मैटर, ओके, यू सेटल द असाइनमेंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्क भी एक मतलब बेसिस है टू डिसाइड ऑन वेदर टू मेक और बाय, ठीक है, ओके। Then one part of the question was just see make or buy decision. The other part was to evaluate the ranking supplier and establish the supply contracts. Let's discuss on this. So when we are evaluating or ranking the suppliers, then फर्स्ट इफ वी आर डन विद द मेक और बाय, आपने सोच लिया कि इसको मेक करना है, बाय करना है, फिर आपने जो है वो राइट सप्लायर को चूज कर लेना है। उसके बाद उन सप्लायर्स को रैंक करना है टिपिकली ऑन द बेसिस ऑफ आप क्या करोगे, सबसे पहले क्राइटेरिया स्टेब्लिश करोगे, किस किस क्राइटेरिया पे आप उन सप्लायर्स को रैंक करोगे, ठीक है। जैसे कि आप सेट करोगे कि किस सप्लायर का कॉस्टिंग क्या क्या है ना, किस सप्लायर की क्वालिटी क्या क्या है, किस सप्लायर की डिलीवरी परफॉर्मेंस कैसी कैसी है, हिस्टोरिकल डेटा से आपको मिल जाएगा। उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, उनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसी है, वो कंपनी के गोल और वैल्यू से कितना अलाइन कर रहे हैं, आप इस बेसिस पर चेक करोगे, इस बेसिस पर रैंक करोगे अपने सप्लायर्स को। फिर आप डेटा कलेक्ट करोगे जिसमें आप देखोगे कि पोटेंशियल सप्लायर्स कौन कौन है और उनकी परफॉर्मेंस और विजिट साइट्स वगैरह, ठीक है। स्कोर कार्ड सिस्टम भी होता है जिसमें हर एक जो सप्लायर रहता है उनके पास स्कोर कार्ड, मतलब ये क्रेडिट पॉइंट जो होते हैं ना, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उनको अकॉर्डिंगली क्रेडिट मिलता है ना। जैसे हर एक इसको मिलता है, जोमेटो को, फ्लिपकार्ट को, सब ये देते हैं ना, हर एक सेलर को इवन देते हैं ना। तो स्कोर कार्ड रहता है, तो उनके स्कोर कार्ड से आप चेकआउट कर सकते हो कि किनका क्या है वेट है ना। फिर रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मतलब पोटेंशियल रिस्क रिलेटेड टू किस ज्योग्राफिकल एरिया में, अगर वो ऐसे कुछ ज्योग्राफिकल रीजन में जैसे पाकिस्तान वगैरह के सप्लायर्स हैं, तो वो ऐसे हैं जिसमें हमारे जियो पॉलिटिकल इश्यूज कई बार आ सकता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, तो उसको रिस्क असेसमेंट करना है। फिर सप्लायर ऑडिट आपको करवानी चाहिए जिसमें या फिर अगर की हुई है तो उस रिपोर्ट को देखना चाहिए कि सप्लायर ऑडिट में क्या मतलब कमेंट है ना। तो आप इस तरह करके सप्लायर्स को रैंक कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली सप्लायर को चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ था, यू हैव टू स्टेब्लिश द सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, तो सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट या एक अग्रीमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि आप अपने सारे टर्म्स कंडीशंस को ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज आर इंक्लूडेड देयर, कि अगर इफ द ऑर्डर इज नॉट मेट और द असाइनमेंट इज नॉट मेट, देन व्हाट इज द कंपेंसेशन यू विल पे और व्हाट इज द कंपेंसेशन ही नीड्स टू पे एंड ऑल अदर कंडीशंस द लीगल एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि for ensuring that there is reliability and cost competitive supply chain operations, मतलब जो supply chain operations हो वो cost effective हो और reliable हो,
इसके लिए क्या होता है, की कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। लाइक सबसे पहले आप सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट में कभी नहीं भूलना प्राइसिंग एंड पेमेंट टर्म्स को डालना, कि प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे, डिस्काउंट्स मिलेगा नहीं मिलेगा, रिबेट्स मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब कुछ पहले से कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज डन साइंड। ओके, यू शुड इंक्लूड द क्लॉजेस कि प्राइस, कभी प्राइस ऐसे फॉल कर गया, अगर इकोनॉमी वैसे चल रही है, प्राइस फॉल कर रहा है, तो क्या कोई प्राइस एडजस्टमेंट होगा बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्राइसिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड एंड टर्म, पेमेंट टर्म से रिलेटेड सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट डिलीवरी टर्म्स, डिलीवरी टर्म्स का मतलब क्या होता है, कि आपको स्पेसिफाई करना है क्या डिलीवरी शेड्यूल आप रखोगे, क्या उसका लीड टाइम रहेगा, अगर आप लेट करोगे तो क्या डिलीवरी चार्जेस रहेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड। उसके बाद आ गया क्वालिटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब व्हाट विल बी द क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड हाउ एंड वी विल बी इंस्पेक्टिंग, एंड क्या क्या इंस्पेक्शन का प्रोसेस होगा, कैसे आप इंस्पेक्ट करोगे, और अगर गलत होगा तो फिर क्या होगा, है ना, कंसिक्वेंसेस। फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी को भी आपको मेंशन करना चाहिए कि इन ऑर्डर लाइक इन एनी केस इफ द ऑर्डर कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो उस केस में मैंने मतलब वो जो सप्लायर है वो कैसे रिएक्ट करेगा और क्या करेगा और क्या शेड्यूल रहेगा, है ना, या फिर कैसे वो चेंजेस को बेयर अप करेगा, है ना। फिर रिस्क मैनेजमेंट भी आपको पॉइंट जरूर इंक्लूड करना चाहिए सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर आपका कोई भी इश्यू की वजह से जो है वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है, तो व्हाट विल बी द रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म, मतलब कितना रिस्क सप्लायर बेयर करेगा, कितना रिस्क ऑर्गेनाइजेशन बेयर करेगा। ओके, देन परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, एक की परफॉर्मेंस मेट्रिक आपको पहले से इंक्लूड कर लेना चाहिए कि यहाँ इस जगह पे वी विल बी हैविंग द क्वालिटी चेक, और अगर आप फेल करोगे तो फिर आपको फिर कंसिक्वेंसेस लिखने होंगे कि व्हाट विल बी द कंसिक्वेंस, द कंपेंसेशन, या फिर आप सप्लायर को स्विच करोगे या व्हाटएवर, है ना। देन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके भी आपको पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए कि द कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी मेंटेन्ड एंड इट शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनी अदर थर्ड पार्टी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब जो होता है, ये सब आपको अपने सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करने चाहिए, ठीक है। प्राइसिंग, पेमेंट टर्म्स, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग ऑन सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। तो स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग अगर आप कर रहे हो, है ना, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग मतलब आपने जो सप्लायर्स को लिया है उसको क्या किया, इवेलुएट किया है, रैंक किया है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसके बाद सोर्सिंग कर रहे हो, तो उसका फायदा क्या है ना, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो जाए, क्योंकि आपने इफेक्टिव सप्लायर सिलेक्शन किया है, उनके साथ बेटर नेगोशिएशन किया है ना। दूसरा है कि आप क्वालिटी इंप्रूव कर लेते हो क्योंकि आपने बेस्ट सप्लायर्स को लिया है और उनके साथ एक अच्छा सा आपने कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और कंटिन्यूअस जो परफॉर्मेंस जो होता है वो इम्प्रूव होता है ना। फिर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन का भी रहता है कि अगर आप सप्लायर से प्रॉपर्ली मतलब आपने सोर्सिंग अगर अच्छे से की, स्ट्रेटेजिकली की है, अगर उनका गोल्स और वैल्यूज आपके गोल्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड वैल्यूज से मैच कर रहा है, तो चांसेस रहता है कि वो लॉन्ग टर्म तक कोलैबोरेट करेंगे और वो इनोवेशन और क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, है ना। एंड रिस्क मिटिगेशन, रिस्क भी मिटिगेट हो जाता है बिकॉज आपने अच्छे से इवेलुएट किया है कि विच वर द रिस्क सप्लायर्स एंड आपने सप्लायर के प्रोफाइल को भी अच्छे से रीड आउट किया है एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं। अगर कोई भी रिस्क आता है तो मिटिगेट करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट भी जो बनाए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर बनाए हैं। तो इस वजह से जो होता है कंटीजेंसी प्लान भी एक तरह से आपके पास प्लान बी रहता है ना। तो दिस वे यू कैन जस्ट like this is the importance or this is the impact of proper and strategic sourcing। अगर strategic sourcing अच्छी नहीं है तो हर दूसरे दिन supplier will be like having a some or the other issue और इसकी वजह से आपका क्या होगा, डिलीवरी नहीं होगा, आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा and customer will be dissatisfied and you will lose your goodwill of the company। So it is very important to have the this one to have some to have proper strategic sourcing, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसमें मैंने एक दो पॉइंट और डाला हुआ है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास जो है वो अच्छे मैनेज्ड सप्लायर रिलेशनशिप रहेंगे तो आपका जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपने उनसे पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन में करा लिया है कि अगर मतलब डिमांड फ्लक्चुएशन अप डाउन हो रहा है तो उसको कैसे अपने मैनेज करेंगे, तो उससे क्या होता है कि आप मार्केट के भी डिमांड के साथ अपने आप को चेंज कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्ड कर सकते हो मार्केट को, राइट। Okay. Then I have taken examples, few of the companies which have successfully, which are successfully using a very good strategic sourcing. Okay.
तो जैसे एप्पल है ना, एप्पल ना स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग बहुत ध्यान से करता है, वो अपने सप्लायर्स को बहुत ध्यान से इवेल्युएट करता है, सेलेक्ट करता है, जिससे क्या होता है उनके पास हमेशा एक एज रहता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स। वो ऐसे सप्लायर्स को लेते हैं जो अपने काम को लेके बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो उनके साथ वो क्लोज कोलैबोरेशन करते हैं, लाइक फॉक्सकॉन और टीएसएमसी, ये सब है जो इनोवेशन और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। दूसरा टोयोटा का अगर बात की लिया तो टोयोटा भी अपने जो है ना, सिंस वो जेट यूज करता है जस्ट इन टाइम, तो वो अपने सप्लायर से बहुत क्लोज कोलैबोरेशन रखता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी जो बनाते हैं उन्हीं सप्लायर्स को लेता है, उनके साथ प्रॉपर वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे काम करता है, जिससे कि लीन मैनेजमेंट सिस्टम हो पाता है। अगर प्रॉक्टर गैम्बल की बात करें तो प्रॉक्टर गैम्बल भी फोकस करता है कि कॉस्ट एफिशिएंट एंड इनोवेशन हो, तो वो वैसे सप्लायर्स को लेता है जो नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोसेस एंड जिससे कि उनको होता है ना कॉम्पिटिटिव एज मिलता है अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर, है ना। नेक्स्ट, जस्ट एंडिंग विद द कंक्लूजन कि स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, क्योंकि कॉस्ट, क्वालिटी, इनोवेशन, रिस्क सब उससे रिलेटेड है ना। इसमें आप डिसीजन लेते हो कि मेक और बाय करना है, इसमें आप सप्लायर्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो एंड ऑल दीज थिंग्स। दस दिस रिड्यूसेस, अगर आपकी स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग अच्छी है ना तो आपका कॉस्ट भी रिड्यूस होगा और क्वालिटी इंप्रूव होगा, साथ ही साथ इनोवेशन आएगा और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एंड अल्टीमेटली आपको कॉम्पिटिटर के ऊपर बहुत ही अच्छा एज मिलेगा। सो दिस वे वी डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। मैंने हालांकि इस आंसर्स में जो है हर एक पॉइंट में, हर एक जो आपका सब क्वेश्चन था उसमें मैंने 5-6 पॉइंट दिया हुआ है। आपको 5-6 पॉइंट की जरूरत नहीं है, इफ यू राइट 2 और 3 पॉइंट्स दैट आल्सो इज सफिशिएंट। आप क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना, बट आई हैव गिवन यू सफिशिएंट पॉइंट्स कि आपको उसमें से 2-4 भी अगर याद रहे तो दैट कैन हेल्प यू इन एग्जाम। ओके, सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो यू हैव द okay, you can write in the comment box. Okay, whatever point you have not understood you can write in the comment box, and please go through the practice question that I have given you, that I have provided the video with. Okay, and I am also coming with 2 more practice question, and that will cover the whole syllabus, क्योंकि अब हमने almost सारे unit से एक-एक practice question उठा लिया है. Okay, so thank you so much. Bye bye.